बिहार विधान भवन के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल होने वाले पहले पीएम होंगे मोदी। बिहार में 7 अक्टूबर से अग्निवीरों की पहली बहाली प्रक्रिया, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया शेड्यूल। भारत ने पहली T20 में इंग्लैंड को 50 रन से हराया, सीरीज में 1-0 की बढ़त ली, हार्दिक का जलवा। नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं DTV भारत। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो खबरों की शुरुआत हम यहां कर रहे हैं बड़ी खबर से। आपको बता दें, बिहार विधान भवन के 100 साल पूरे होने पर समारोह आयोजित की गई है। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शाम 5 बजे विधानसभा के समापन समारोह में मौजूद होंगे, शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विधानसभा में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का करेंगे उद्घाटन। बिहार विधानसभा में किसी भी पीएम की ये पहली यात्रा होगी। तो हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बिहार विधानसभा में ये किसी पीएम की पहली यात्रा होगी। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचेंगे। शाम 5 बजे विधानसभा के समापन समारोह में होंगे शामिल। बिहार विधान परिषद में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन करने के लिए 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचेंगे। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरा होने पर शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है और अब समापन समारोह होने जा रहा है। 12 जुलाई को कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बिहार विधानसभा के इतिहास में नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री 12 जुलाई को पटना पहुंचेंगे। शाम 5 बजे बिहार विधानसभा के समापन समारोह में शामिल होंगे। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री का यह तीसरा कार्यक्रम होगा। आपको बता दें, बिहार विधानसभा आने से पहले प्रधानमंत्री बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और फिर देवघर पहुंचकर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार विधान परिसर में आएंगे। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 501 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। इस आधुनिक एम्बुलेंस में 275 उन्नत जीवन रक्षक एम्बुलेंस और 226 बुनियादी जीवन रक्षक एम्बुलेंस शामिल है। राज्य सरकार ने आधुनिक एम्बुलेंस की खरीद इमरजेंसी कोविड-19 पैकेज 2 के तहत की गई है। इसके तहत कुल 1000 एम्बुलेंस की खरीद की जानी है। सरकार ने ये एम्बुलेंस सेवा सभी जिला और प्रखंड मुख्यालय में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। लोकार्पण के दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे। तो केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार जेडीयू के कदावर नेता आरसीपी सिंह पटना पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर उमड़े समर्थकों ने नारेबाजी की, साथ ही बंद कमरे में आरसीपी सिंह के खिलाफ राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं आरसीपी सिंह ने पीएम मोदी का आभार जताया, साथ ही जेडीयू में उनकी क्या भूमिका होगी इस पर भी जवाब दिया। देखिए, पटना आप जानते हैं कि भाई अपनी जन्मभूमि है, ये हम लोगों की मातृभूमि है और हमारे जितने कार्यकर्ता साथी हैं सब यहाँ आए हुए हैं। उनके प्रति मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और जितने हमारे साथी आए हुए हैं सब में उत्साह आप देख रहे हैं। देखिए, एक बात मैं बता दूँ, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है और मेरे जितने साथी हैं सब लोगों ने इस पार्टी के निर्माण करने में, इस पार्टी को मजबूत करने में और बूथ स्तर से लेकर करके राष्ट्रीय स्तर तक काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू में आरसीपी सिंह की भूमिका पर कहा कि फिलहाल उनकी भूमिका बस इतनी है, वह जेडीयू में है। साथ ही कहा कि जब पार्टी महसूस करेगी तब उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। जी जेडीयू में भविष्य की बात है तो जेडीयू में है, बस सब लोगों को मालूम है कि जेडीयू में है। लेकिन जो कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे वो कह रहे हैं कि हम जदयू में नहीं, आरसीपी के कार्यकर्ता हैं हम लोग, जदयू हम लोगों ने त्याग दिया। अब खुद ही कोई कहे कि त्याग दिया तो फिर हमसे सवाल पूछने की जरूरत कहाँ? सर, अभी जेडीयू में उनकी भूमिका क्या रहने वाली है? जदयू में भूमिका क्या रहेगी? है बस इतनी उनकी भूमिका फिलहाल है। तो रुक करते हैं भागलपुर की ओर, जहां बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन गुरुवार को भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंचे, जहां आगामी 14 जुलाई से होने वाले विश्व प्रसिद्ध सावनी मेला को लेकर उन्होंने गंगा घाटों के किनारे उद्घाटन स्थल और कच्ची पक्की कांवड़िया पथों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस विश्व प्रसिद्ध सावनी मेला में देश विदेश से लोग सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर जाते हैं और इसकी दूरी करीब 105 किलोमीटर की है, उसे जल्द दुरुस्त किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि 83 किलोमीटर सड़कें जो टूटी फूटी हैं उसे जल्द पैचिंग का काम कराकर दुरुस्त किया जाएगा। देखने आए हैं, करीब 83 किलोमीटर के इस पैच को हम लोग देख रहे हैं और हम लोगों ने इसमें जो सुविधा होनी चाहिए अपने कांवड़ियों को, उसकी चिंता की जा रही है। इस बार जो हर साल हम लोग रेड सैंड यूज करते थे, इस बार गंगा बालू का उपयोग किया जा रहा है और पूरे 83 किलोमीटर के पैच में 15 फीट चौड़ा बनाने की काम शुरू हो गया है और काम कंप्लीशन पे है। हम लोग का कहा है कि चौड़ाई भी उसको मेंटेन की जाए, उसके थिकनेस को भी मेंटेन किया जाए। साथ ही साथ करने के बाद भी इसको पूरे 1 महीना मेंटेन करना है गंगा बालू को, उसके परत को। तो इसके लिए हम लोगों ने अभियंताओं की टीम भी लगाई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं, जहां उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी स्थिति अभी पहले जैसी है, धीरे धीरे वह ठीक होंगे। अभी धीरे धीरे स्टेबल होंगे अभी कंडीशन तो वैसे ही बनी हुई है और डॉक्टरों की पूरी टीम है और हम लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों। और अंदर से बिल पावर उनका बहुत मजबूत है क्योंकि फ्रैक्चर हुआ था हैंड में और पैर में भी हुआ था, दोनों अंगूठा और उंगली जो था वो, और इधर कमर में। तो धीरे धीरे टाइम लगता है, हड्डी टूटता है तो आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सेना में बहाली के अग्निपथ स्कीम के लागू होने के बाद पहली बार बहाली प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने संभावित तिथि जोन वार जारी कर दी है। शेड्यूल के अनुसार बिहार के जिलों के लिए बहाली प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू होगी, जो 20 दिसंबर तक चलेगी। हालांकि स्थिति में जरूरत होने के अनुसार बदलाव भी हो सकते हैं। बिहार में दानापुर, गया और मुजफ्फरपुर में भर्ती ली जाएगी। इस बार कटिहार भर्ती बोर्ड के अधीन आने वाले जिलों की बहाली प्रक्रिया मुजफ्फरपुर में होगी। तो बढ़ते हैं रोहतास की ओर, जहां डीएम धर्मेंद्र कुमार ने शिवसागर प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शौचालय तथा परिसर में गंदगी को लेकर बीडीओ को फटकार लगाई। साथ ही परिसर में सामुदायिक शौचालय निर्माण के आदेश दिए। डीएम ने गुरुवार को कई जगहों का निरीक्षण कर ऑन द स्पॉट एक्शन भी लिया। उन्होंने ड्यूटी से गायब होने पर 25 स्कूल के 45 शिक्षकों की वेतन कटौती की। शिवसागर के अस्पताल का जायजा लेने के दौरान ड्यूटी से गायब 15 कर्मियों का वेतन भी रोका। साथ ही राजपुर के कई विद्यालयों का निरीक्षण करने के दौरान वह शिक्षक की भूमिका में भी दिखे और राजपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सेवैया के बरामदे में बैठकर बच्चों के साथ मिड डे मील भी खाया। ब्लॉक जो सेलेक्ट होता है, ब्लॉक के जितने भी पंचायत है वहाँ पे जांच दल गठित होता है और सभी का जांच किया जाता है। तो उसी में जो है राजपुर ब्लॉक के जो 8 पंचायत हैं उनका जांच हुआ। जांच में जो है विद्यालय, नल जल, आंगनवाड़ी और 7 निश्चय के स्कीम और भी वहाँ के जो स्कीमें उनको दिखाई दी, उनका जांच किया गया। जांच में नल जल में समस्याएं देखी गई और नल जल की समस्याओं के ऊपर जो है संबंधित जहां भी डिफ़ॉल्टर हैं उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
विद्यालय मिड मील की भी जांच की गई है। मिड डे मील का कार्य मोटा मोटी संतोषजनक है, कहीं कहीं सुधार का आवश्यकता है। शिक्षकों की समस्या कहीं कहीं पर देखने को हम लोग को प्राप्त हुई है, तो शिक्षक का भी हम लोग देखेंगे कि रैशनलाइजेशन हो सके। गया में नगर प्रखंड चंदौती की प्रमुख सरिता देवी ने वीडियो पर अमर्यादित टिप्पणी और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। बता दें कि प्रमुख सहित पंचायत समिति सदस्यों ने वीडियो के खिलाफ डीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन के जरिए उन्होंने वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पंचायत समिति सदस्य विनय सिंह ने कहा कि यह एक अभद्र घटना है। गाड़ी हटाइए तो कहें कि ड्राइवर नहीं है, कृषि विभाग ने चल गया था, आने दीजिए, अब तक गाड़ी हटा दे। उतने पर आया, वीडियो से आया, गाड़ी गलोच करके चल दिए। कहीं गाली गलोच कर दिए और कहा कि आप प्रमुख बन गए, हर जन समझ के इतना हमको कर रहे हैं। घटना हुई है नगर प्रखंड में 5/7/22 की जो घटना है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये चाहेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी व्यक्ति है, चाहे वह कोई भी दोषी व्यक्ति है, उन पर प्रशासनिक कार्रवाई हो। दानापुर में 1 जुलाई को हुए पूर्व जिला पार्षद की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी मानवजीत ढिल्लों ने बताया कि पिता की हरकतों से तंग आकर बेटे ने उनकी हत्या की थी। दरअसल मृतक का कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर मृतक की पत्नी के साथ अक्सर नोकझोंक हुआ करती थी, जिससे परेशान होकर नाबालिग बेटे ने पिता की ही दोस्त के साथ मिलकर साइलेंसर लगी पिस्तौल से हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो अगली खबर छपरा से, जहां छपरा के कोपा थाना क्षेत्र में बच्चों के खेल में हुए विवाद में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि 3 गंभीर रूप लोगों को छपरा से पटना रेफर कर दिया गया है। तो मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर चौक के पास का है, जहां अनियंत्रित बस की चपेट में आने से एक साइकिल सवार व्यक्ति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर निवासी के रूप में हुई है। वहीं इस दुर्घटना का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। तो रुक करते हैं अब यूपी की खबरों की ओर। तो जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि बकरीद, सावन मास, कांवड़ यात्रा सहित आगामी पर्वों और त्योहारों के दृष्टिगत सतत सतर्क सावधानी रहना होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के साथ पेश आए और माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाएगी। उन्होंने आगामी त्योहार बकरीद पर कुर्बानी के लिए पहले से स्थान के चिन्हांकन पर जोर देते हुए कहा कि तय स्थान के अतिरिक्त कहीं और खासकर विवादित जगहों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। अगला लगभग 1.5 महीने का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें 9 या 10 को जो भी मुस्लिम धर्मगुरु घोषित करेंगे, उस दिन उनकी बकरीद का कार्यक्रम संपन्न होगा पूरे प्रदेश के अंदर। इस दृष्टि से इसकी कार्य योजना बनाने के लिए जो हम लोगों ने धर्मगुरुओं के साथ संवाद बनाने की कार्रवाई को विभिन्न अवसरों पर अपनाया है, उसको हम पहले से ही तैयारी कर लें और बहुत सारे जनपदों ने इस पर अपना कार्य प्रारंभ भी किया है। और मुझे लगता है कि हमें इसको एक निरंतरता देनी चाहिए। संवाद बनाने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये निचले स्तर पर
कहीं पर थानाध्यक्षों थाना स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंगों के माध्यम से और थानाध्यक्षों के और अन्य जो हमारे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर हैं इनके माध्यम से भी कुछ धर्मगुरुओं के साथ, पुजारियों के साथ या अन्य जो मौलवी हैं उन सब के साथ हम लोगों को संवाद बनाने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में डायरिया के मामले में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। बता दें कि इनका कहना है कि गंदे पानी की सप्लाई की वजह से ऐसा हुआ। वहीं इस शिकायत के बाद डीएम सूर्यपाल गंगवार, बीजेपी विधायक नीरज बोरा और सीएमओ क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। बता दें कि डीएम इस दौरान गंदगी देखकर अधिकारियों पर जमकर बरस गए और दोषी कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड करने का निर्देश भी दे दिए। मुरादाबाद डीआईजी ने बिजनौर जिले के थाना मंडवाली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाना परिसर के व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। साथ ही डीआईजी और पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने आगामी त्योहारों को लेकर मीटिंग की और सभी से किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक प्रतिकूल टिप्पणी न करने की अपील भी की। क्षेत्राधिकारी की मीटिंग मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक बिजनौर के द्वारा की गई। आगामी पर्व और त्योहारों को लेकर हम लोग की किस तरह की तैयारी होनी चाहिए वो ब्रीफ किया गया। करना है, कैसे चीज़ों को क्रियान्वित करना है, किस तरह हमारी फोर्स का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना है, इसी संदर्भ में हम लोग के द्वारा निरंतर ब्रीफिंग की जाती है। लखनऊ के पीजीआई कोतवाली इलाके में सिपाही पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया, जिसके बाद मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि रोशन रजा नाम के सिपाही पुलिस लाइन में तैनात हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार पुरानी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया है। रात करीब 10 बजे पीजीआई थाने से एक सूचना प्राप्त हुई कि जिसमें एक सिपाही है रोशन रजा, जिस पर जो अपने घर की तरफ जा रहा था और रास्ते में जाने पर उसको कुछ लोगों ने रोका और उसके साथ मारपीट की। उसके चेहरे पे 2 चोट की निशानें थी। उस निशान के बेसिस पे उसका मेडिकल कराया गया तुरंत और तहरीर लेके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पीजीआई थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कांस्टेबल रोशन रजा जो कि पुलिस लाइन से अटैच हैं, वो अपनी पीएसओ ड्यूटी करके मोहनलालगंज अपने घर की तरफ जा रहे थे। वहां पे एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया और उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगा। उन्होंने मौके पे उसको पकड़ लिया। फिर वहां पे पुलिस पहुंची और इन सबको थाने लेकर आई। उन्होंने तहरीर दी है। उस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो कांस्टेबल रोशन रजा हैं इनकी पिस्टल भी थाने पे जमा कर ली गई। कौशाम्बी जिले में मनमाने ढंग से प्राइवेट बस में वसूले जा रहे किराए का विरोध करने पर व्यक्ति को होमगार्ड के रहते कंडक्टर ने जमकर पीटा। इस दौरान पुलिस ने दर्शक बनी रही। दरअसल जनपद में यूपी रोडवेज बसों के 4 गुना ज्यादा सड़कों पर प्राइवेट बसों को दौड़ते हुए देखा जा रहा है। सरकारी किराए से कम किराया बताकर यह बसें यात्रियों को बैठाती है, लेकिन बस चलने के बाद यात्रियों से मनमाने ढंग से किराया वसूली की जाती है। आगामी 10 जुलाई को बकरीद मनाई जाएगी। इसे लेकर अयोध्या जिले में बकरों की मंडी लगनी शुरू हो चुकी है। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के अलावे सबसे बड़ी मंडी निमावा में लगती है। वहीं कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद उमर कुरैशी ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की यहां पर भीड़ लगी रही। कई लोगों ने 2 बकरी भी एक साथ खरीदे। इस त्योहार को कुर्बानी के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। मुस्लिम समाज के लोगों के लिए ईद का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है। आज बाजार के दिन से सारा दिन ऐसे बिका करेगा, खरीदा करेंगे लोग, ये बेचा करेंगे, आएंगे जाएंगे। 10,000 से लेकर 15,000, 20,000, 25,000 तक बकरे बिक जाते हैं, समझे आने के। और ऐसे है बाजार वाले तो 4,000, 6,000 के बिकते हैं। खूबसूरत बच्चे जो होते हैं उन्हीं की कीमत आती है, उसका कोई उनसे काम लेना देना नहीं है।
भारत और इंग्लैंड के बीच T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला साउथहैम्पटन में खेला गया। एजबेस्टन टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया T20 में सकारात्मक शुरुआत की। बता दें कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और 199 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में इंग्लैंड की टीम 148 रन पर सिमट गई। भारत ने साउथहैम्पटन में खेले गए 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड को 50 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 198 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 51 रन की शानदार पारी खेली। खबरों में बस फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।